नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास की अद्वितीय कृति रघुवंश महाकाव्य के इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक 6ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती के स्वयंवर में आए हुए राजाओं के परिचय प्रसंग में सुनंदा इंदुमती को अंग देश के राजा का परिचय देते हुए पद्य 27 और 28 में उसके आकर्षक युवावस्था का, उसके अलौकिक ऐश्वर्य का, उसके शत्रु विनाशी शौर्य का वर्णन करती है। आगे 29वें पद्य में सुनंदा अंगराज से इंदुमती के विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहती है, निसर्ग भिन्नास्पदमेक संस्थम अस्मिन् द्वयं श्रीश्च सरस्वती च कान्त्या गिरासु नृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया। अन्वय इस प्रकार है, अस्मिन् निसर्ग भिन्नास्पदम श्रीः च सरस्वती च इति द्वयम् एक संस्थम कल्याणि कान्त्या सुनृतया गिरा च योग्या त्वम एव तयोः तृतीया भव। अर्थ देख लीजिए। अस्मिन, इस अंग देश के राजा, निसर्ग भिन्नास्पदम, निसर्ग स्वभाव से ही नैसर्गिक रूप से भिन्न अलग अलग स्थानों में आस्पदम रहने वाली, अलग अलग स्थानों में अलग अलग आश्रयों में रहने वाली श्रीह लक्ष्मी सरस्वती च और सरस्वती, लक्ष्मी और सरस्वती इति द्वयम, ये दोनों एक संस्थम, एक साथ में निवास करने वाली बन जाती हैं। जो लक्ष्मी और सरस्वती एक ही स्थान पर नहीं रहती हैं, अलग अलग स्थानों पर रहती हैं, वो भी इस अंगनरेश में एक ही स्थान पर रहने वाली एक संस्थम बन जाती हैं। कल्याणी, इंदुमती को संबोधित किया जा रहा है, हे कल्याण करने वाली राजकुमारी इंदुमती, तुम कांत्या, अपनी कांति से, आभा से, सुंदरता से, सुनृतया गिराच, और सुनृता सत्य एवं प्रिय वाणी से, गिरा वाणी से, तयोह उन दोनों के बीच तुम ही तृतीया भव, तीसरी बन सकती हो। उन श्री और सरस्वती के मध्य तुम ही तीसरी बन सकती हो, अर्थात इनके समान तुम भी अंग नरेश के साथ में पत्नी बनकर रह सकती हो। इस प्रकार यहाँ सुनंदा द्वारा श्री और सरस्वती से संपन्न अंग नरेश को वरण करने के लिए इंदुमती को प्रस्ताव दिया जा रहा है। कांति और मधुर वाणी से योग्य इंदुमती ही इन दोनों के साथ में पत्नी रूप में अंग नरेश के साथ रहने योग्य है। यहाँ पर कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार जिन्होंने संजीवनी नामक टीका की रचना की है, उन्होंने प्रस्तुत पद्य की व्याख्या करते हुए अंगराज को दक्षिण नायक के रूप में स्वीकार किया है। मल्लिनाथ का कथन है, दक्षिण नायकत्वं च अस्य ध्वन्यते तुल्यो अनेकत्र दक्षिणः। अनेक पत्नियों के होने पर भी जो राजा उन सभी के प्रति समान अनुराग रखता है, सभी पत्नियों की संवेदना का ध्यान रखने वाला, उदार चरित्र वाला जो नायक होता है, उसे दक्षिण नायक कहा जाता है। जो दाक्षिण्य भाव से, उदारता से परिपूर्ण हो, उसे दक्षिण नायक कहा जाता है। तो अंग नरेश श्री और सरस्वती के साथ साथ इंदुमती को भी अपनी पत्नी के रूप में पूर्ण सम्मान प्रदान करेंगे, ये संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है। और उस अंग नरेश का निरूपण दक्षिण नायक के रूप में कालिदास द्वारा किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। इंदुमती को श्री
अर्थात लक्ष्मी के समान कांतियुक्त बताया गया है, और सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी होती हैं उनके समान सुनृता, सत्य एवं प्रिय वाणी से युक्त बताया गया है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। ये प्रसिद्ध ही है कि लक्ष्मी और सरस्वती का एकत्र निवास दुर्लभ होता है। ये दुर्लभ संयोग अंगराज में विद्यमान होने के कारण उनसे विवाह करना इंदुमती के लिए उचित ही होगा, ये सुनंदा कह रही है। इंदुमती का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, ये आगे के पद्य में 30वें पद्य में वर्णन किया जा रहा है। अथांग राजादवतार्य चक्षुर याहीति जन्यामवदत् कुमारी नासौ न काम्यो न च वेद सम्यक दृष्टुं न सा भिन्न रुचिर्हि लोकः। अन्वय है, अथ कुमारी अंगराजात चक्षुः अवतार्य जन्याम याहि इति अवदत् असौ न काम्यः इति न सा सम्यक दृष्टुं न वेद इति न स लोकः भिन्न रुचिः। बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है ये कालिदास का, अपनी सूक्ति के कारण, सुभाषित के कारण अत्यंत प्रचलित पद्य है, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। अथ तत्पश्चात सुनंदा द्वारा प्रस्तुत किए गए विवाह प्रस्ताव को अंगराज के सारे परिचयात्मक वर्णन को सुनने के पश्चात कुमारी, राजकुमारी, राजपुत्री इंदुमती ने अंगराज से, अंग देश के राजा से चक्षुः अपने नेत्र को अवतार्य हटा करके, उतार करके, जन्याम मात्र सखी स्वरूपा या वधुवाहिका स्वरूपा सुनंदा को, सुनंदा का विशेषण है ये, जन्याम सुनंदा को, याहि इति, याहि चलो, यहाँ से आगे बढ़ो, इति इस प्रकार से अवदत् कहा। इंदुमती ने सुनंदा को ये संकेत कर दिया कि याहि, यहाँ से चलो, बिना वरण किए ही, बिना वरमाला पहनाए ही वो वहाँ से हट जाना चाहती है। असौ, यह अंग नरेश, यह अंग देशाधिपति, काम्यः, कमनीय, कामना करने योग्य, जिसकी कामना की जा सके, इस योग्य नहीं है, इति न, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंग नरेश किसी कन्या के द्वारा कमनीय नहीं है, कामना करने योग्य नहीं है। सा, और वह इंदुमती भी, सम्यक, भली भांति, अच्छी तरह से, दृष्टुम, देखने में, समझने में, न वेद, समर्थ न हो, इसकी जानकारी न रखती हो, इति न, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इंदुमती गुणों की परख नहीं रखती हो। फिर भी इंदुमती उस राजा से विवाह करने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि लोकः भिन्न रुचिः, यह संसार भिन्न भिन्न रुचि वाला होता है। इस संसार में सभी की रुचियां भिन्न भिन्न हैं। बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत से गुणग्राही लोग भी हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति अच्छा लगे ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए वह राजा यद्यपि सुंदर था, कमनीय था, गुणों से युक्त था, और इंदुमती भी उन गुणों को परखने की सामर्थ्य रखने वाली थी, लेकिन इंदुमती उससे विवाह करने के लिए तत्पर नहीं हो रही है। कोई सुंदर से सुंदर वस्तु भी किसी को अच्छी नहीं लगती, और इसमें उसकी स्वयं की इच्छा ही प्रमाण होती है। किसी की इच्छा का नियमन, किसी की पसंद का नियमन नहीं किया जा सकता। इस रूप में कालिदास ने यहाँ बड़े ही सुंदर तरीके से एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को प्रस्तुत किया है। भिन्न रुचिर्हि लोकः, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, सूक्ति है, सुभाषित है। इसके आधार पर इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार माना गया है। बड़े ही सरल शब्दों में यहाँ कालिदास द्वारा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को वर्णित किया गया है, जो कि कालिदास के
इस वैशिष्ट्य को भी द्योतित करता है कि वे मानव मन के संवेदनाओं को भलीभांति जानते हैं और उन्हें बड़े ही अच्छी तरह से व्यक्त भी कर देते हैं। उपजाति छंद है यहाँ पर। यहाँ जन्या शब्द का प्रयोग सुनंदा के लिए किया जा रहा है। जन्या शब्द का कोश में अनेक तरह के जो कोश हैं, जैसे मेदिनी है या अन्य कोश हैं, उनमें अलग अलग रूप में हमें अर्थ मिलता है। कहीं इसका अर्थ मातृ सखी, माता की सखी के रूप में किया गया है। कहीं इसका अर्थ भृत्य पत्नी, सेवक वर्ग की किसी सेवक की पत्नी के रूप में, इंदुमती के परिजनों में से, भृत्यों में से किसी सेवक की पत्नी के रूप में, इस रूप में इनका अर्थ किया गया है। लेकिन यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में जो अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है वो है जनीम वधूम वहंती इति जन्या। जो जनी अर्थात वधू को वहन करती है, जो वधू की वाहिका है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है, कब किसका परिचय देना है जिसे ये ज्ञात है, उसे जन्या कहा गया है। यही कार्य यहाँ सुनंदा द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वधू वाहिका अर्थ यहाँ जन्या के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अन्यथा मातृ सखी या भृत्य पत्नी अर्थ में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, किंतु अर्थगत दृष्टि से सुनंदा को जन्या वधू वाहिका के रूप में कहा जाना अधिक उपयुक्त ज्ञात होता है। इस प्रकार से इंदुमती अंगराज के प्रति भी अपनी उदासीनता व्यक्त कर देती है। पहले उसने मगध नरेश को पति रूप में वर्ण करना अस्वीकार किया था और अब वह अंग नरेश को भी पति रूप में वर्ण करने के प्रति अपनी अनिच्छा को, अपनी उदासीनता को सुनंदा के प्रति व्यक्त कर देती है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही राजाओं को इंदुमती द्वारा पसंद नहीं किया जाता और सुनंदा उसे अगले राजा के सम्मुख परिचय देने के लिए ले जाती है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।